हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। कहाँ तक कल पढ़ लिया था हमने? सर द सर्च फॉर लॉ से स्टार्ट करना है हमें। The search for law. Another feature of science is that it seeks to discover the lawful relationship. कि वो कह रहा है कानूनी तौर पे ना तल्लुकात को दरियाफ्त करना जो होता है वो साइंस कहलाता है। एक तो ये चीज़ भी साइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों को दरियाफ्त करें जिनके आपस में तल्लुक पाया जा रहा है। A scientific law can be defined as consistently observed relationship between two or more classes of empirical observation। दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के दरमियान जब हम कोई तल्लुक फाइंड आउट करते हैं, लगातार बार बार वही तल्लुक हमारी आंखों के सामने आ रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आंखों के ज़रिए, तो हम कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक लॉ है। मिसाल के तौर पे व्हेन एक्स अकर, जब एक्स होता है वाई आल्सो टेंड टू अकर, तो वाई भी होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कोरिलेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी कम होगी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जी अगर सिगरेट पीने वालों में हार्ट डिजीज ज़्यादा होती है, अगर सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हार्ट डिजीज भी ज़्यादा होगी। अगर एक्स इवेंट खुद ब खुद होता है तो वाई ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। इसमें उसने कहा है भाई ये वाली चीज़ इतनी आप लोगों ने कर लेनी है, उसके बाद आप आ जाएं जी कि जी by stressing lawfulness science is proclaiming an interest in general cases rather than the particular cases। अब साइंस किस चीज़ पे जोर दे रही है? जो आम केसेस हो, जो कि रोज़मर्रा में बार बार होने वाले केसेस हो, ना कि वो वाले जो कभी कभार या साल बाद एक आधा होना हो। ट्रेडिशनली साइंस इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइवेट और यूनिक इवेंट। जो बंदे के अपने ज़ाती या ख़ास वाक़यात होते हैं, साइंस उनसे तल्लुक़ नहीं रखती, साइंस उनके बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन जो हर बंदे के साथ होने वाली एक चीज़ है, साइंस उसके बारे में जानने में दिलचस्पी रखती है। साइंटिफिक लॉ इज़ जनरल, जो साइंटिफिक लॉ होते हैं वो आम होते हैं, बिकॉज इट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हम इनके जो तल्लुकात हैं उसको अपने जो भी कुदरती माहौल के अंदर उनके तल्लुकात पाए जा रहे हैं हम देख के उसके मुतल्लिक बता सकें। इट इज़ अमेनेबल टू पब्लिक ऑब्जर्वेशन। वो सारे ना सिर्फ हम देखने के काबिल हों बल्कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो उस इवेंट को देखने के काबिल हो। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस। जो पब्लिक ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा अहम पहलू है साइंस का। ऑल साइंटिफिक क्लेम्स मस्ट बी वेरीफाइड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। जितना जो भी साइंस कहती है या जो साइंस कहती है कि ये चीज़ अगर यानी कि ये काम हो रहा है तो उसकी वजह से ये काम हो रहा है, एक्शन पे रिएक्शन है, गेंद दीवार पे मारोगे तो वापस आएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं कोई भी बंदा इसको वेरीफाई कर सकता है, इसको करके देख सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई भी यानी कि रुकावट नहीं आएगी। इसको साइंस कहते हैं कि साइंस जो भी चीज़ क्लेम करे कि ऐसा होता है उसको वेरीफाई किया जा सके। जो भी बंदा इस चीज़ में दिलचस्पी रखता है वो करके इसको साबित कर रहे हैं कि वाकई होता है कि नहीं होता है, या इन्होंने जिन्होंने कहा है उन्होंने झूठ कहा है। इन साइंस देयर इज नो सीक्रेट नॉलेज अवेलेबल। साइंस में कोई भी छुपा हुआ इल्म नहीं होता। ओनली टू क्वालिफाइड अथॉरिटी, कि वो सिर्फ क्वालिफाइड अथॉरिटी तक ही रहे, बल्कि आम लोगों तक होता है। अगर आम लोग भी उस पर
दिलचस्पी रखते हैं तो वो उसको करके देख सकते हैं। अगर वैसा हो जाए तो हम कहेंगे ये वाकई साइंटिफिक है, अगर ना हो तो हम कहेंगे कि ये साइंटिफिक नहीं है। जो साइंस क्लेम कर रही है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है कि जो उस बंदे ने या उस बंदी ने स्टेटमेंट दी है वो ठीक नहीं है। अभी तक इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, यू पीपल कैन आस्क एनी क्वेश्चन है No, कि sir. नो? गुड। देर आर टू जनरल क्लासेस ऑफ साइंटिफिक लॉ। अगर हम साइंटिफिक लॉ को देखें तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो दो आम ज़्यादातर चलने वाली क्लासेस है। एक तो है कोरिलेशन लॉ, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर बताया कि कोरिलेशन वाली बात है इसमें, विच डिस्क्राइब हाउ क्लासेस ऑफ इवेंट्स वेरी टुगेदर इन सम सिस्टम, कि किस तरीके से जो दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं वो एक दूसरे की वजह से तब्दील हो रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ थिंग विच कैन बी वेरी, जो कि तब्दील हो रही हो, कि अगर कोई इवेंट या सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो उसके साथ वो चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, तो वो वेरिएबल है। दो वेरिएबल की दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो तो अगर एक में तब्दीली आती है तो ऑटोमेटिकली बाकियों में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसको हम कोरिलेशनल लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज टेंड्स टू कोरिलेट पॉजिटिवली विद हेल्थ। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते रहोगे उतना ज़्यादा आप हेल्थी होते रहोगे, जितनी कम आप एक्सरसाइज करोगे उतना कम आप हेल्थी होगे। ये जिसका माइक ऑन है इसको प्लीज म्यूट पे लगा लें। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज टेंड टू कोरिलेट पॉजिटिवली विद हेल्थ। अब जैसे हमने कहा कि एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा हेल्थी होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? मुस्बत रिलेशनशिप पाया जा रहा है। एक चीज़ बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो विद सच इंफॉर्मेशन, इस तरह की मालूमात के साथ ओनली प्रिडिक्शन इज पॉसिबल, हम सिर्फ पेश गोई कर सकते हैं। इस तरह की जब मालूमात हमारे पास आती है ना तो हम पेशगोई कर सकते हैं कि इस वजह से ये होता है या इस वजह से इंसान सेहतमंद रहता है। मेरा दैट इज इफ वी नो अ पर्सन लेवल ऑफ एक्सरसाइज, अगर हमें किसी बंदे की एक्सरसाइज के लेवल का पता हो, वी कुड प्रिडिक्ट हिज और हर हेल्थ, तो हम ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। अब एक बंदा जो वो आके हमें कहेगा जी मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, तो हम कहते हैं यार फिर तो आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हो, ये इस कदर हेल्थी होगा अगर तो 1 घंटा एक्सरसाइज करता है ना, तो ये काफ़ी रनिंग कर लेगा, ये 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल सकता है। ये हम खुद ब खुद प्रिडिक्ट कर लेते हैं उसके सिर्फ इतने बताने से कि वो कितने घंटे एक्सरसाइज कर रहा है। इसी तरह कोई बंदा आके मुझे बताएगा, कोई स्टूडेंट आके बताए सर मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ रोजाना, तो इसका मतलब है कि मैं आगे खुद ही प्रिडिक्ट कर लूंगा कि इसका ए ग्रेड आएगा कि बी ग्रेड आएगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद आ गया विद, आप उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाए, यानी कि ये जो कोरिलेशन है ना ये हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल साबित होती है। इफ वी नो अ पर्सन लेवल ऑफ एक्सरसाइज वी कुड प्रिडिक्ट हिज और हर हेल्थ एंड वाइस वर्सा। अ मोर पावरफुल क्लास ऑफ लॉ इज कैजुअल लॉ। अब जो सबसे ज्यादा मजबूत क्लास है, जैसे हमने कहा कि जनरल तौर पे साइंस के अंदर दो क्लासेस होते हैं, कोरिलेशन होती है और एक कैजुअल लॉ होता है। कैजुअल लॉ क्या होता है कि एक चीज की वजह से दूसरा वेरिएबल के अंदर तब्दीली आ रही है, उसमें दोनों वेरिएबल्स के दरमियान तल्लुकात देख रहे थे, इसमें हम क्याज और अफेक्ट का रिलेशनशिप देख रहे हैं, विच स्पेसिफाई हाउ इवेंट्स आर कैजुअली रिलेटेड, के किस तरीके से इवेंट्स जो हैं वो कैजुअली एक दूसरे से तल्लुक रखते हैं। इफ वी न्यू द काज ऑफ अ डिजीज, अगर हमें किसी डिजीज की वजह का पता है, वी कुड प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द डिजीज, तो हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जी अगर हम बर्फी खाएंगे या गुलाब जामुन खाएंगे तो उससे का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है शुगर के मरीजों के अंदर। अगर कोई बंदा हमारे सामने गुलाब जामुन खाएं, हम फौरी तौर पे रोकते हैं आपको शुगर है, आपकी शुगर बढ़ जानी, ये बढ़ जानी हमें कैसे पता बढ़ जानी? हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो गुलाब जामुन है
ये कॉज करेगी आपके अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करने का। तो इसकी बेस पे यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के मतलब हम बात करें तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। भाई अगर आपने गुलाब जामुन खानी है, थोड़ी सी साइड से तोड़ के आप चख लो बस, इतना सा काम कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपने गुलाब जामुन या मनपसंद नहीं खानी। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नो, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एज प्रिवेंटिंग द काज ऑफ डिजीज फ्रॉम अकरिंग प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम अकरिंग। अब वो कह रहे हैं जैसे हम कोजिस को कंट्रोल कर लेंगे तो वो डिजीज के दोबारा से बनने के चांसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे। दस कोरिलेशन लॉज अलो प्रेडिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि कोरिलेशन जो लॉ है वो इजाज़त देता है हमें मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई करने की, बट कैजुअल लॉ अलो प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। लेकिन कैजुअल लॉ में क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन भी करते हैं और साथ साथ कंट्रोल भी करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें सिर्फ प्रिडिक्शन की जाती है, इसमें प्रिडिक्शन भी की जाती है और साथ साथ कंट्रोल भी किया जा सकता है। फॉर दिस रीज़न इस वजह से कैजुअल लॉ जो है वो ज़्यादा पावरफुल साबित है होता है कोरिलेशन की निस्बत। दस आर जनरली कंसिडर मोर डिज़ायरेबल, और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद यानी कि तस्वर किया जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब मेजर गोल ऑफ साइंस इज़ टू डिस्कवर द काज ऑफ नेचुरल फिनोमिना। अब मेजर गोल क्या होता है किसी भी साइंस का, वो यही होता है कि वो दरियाफ्त करें कि कोई भी अगर सूरत हाल कुदरती माहौल में पैदा होती है उसके पीछे वजह क्या है। स्पेसिफाइंग द काज ऑफ नेचुरल इवेंट, कि अगर कोई नेचुरल इवेंट होता है उसके पीछे खास तौर पे वजह कौन सी है। However, is highly complex and usually required substantial experimental research। ताहम ये जो होता है बहुत ज़्यादा पेचीदा एक तो होता है कि जी ये बताना कि ये इसके पीछे कौन सी वजह है, लेकिन बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। हम डिफरेंट वेरिएबल्स को रख के डिफरेंट फैक्टर्स को, सपोज एक बच्चा है जो एग्जामिनेशन में बैठा है, एग्ज़ाम सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, आया उधर का जो टेम्परेचर है रूम का वो ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा आया उसको कोई फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, दो हो गए। तीसरा ये आया वो ज़हनी तौर पे अपसेट तो नहीं है। चौथा ये है क्या उसका आईक्यू ही इतना है। यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को हम बार बार रख के एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करते कि इसके इस तरह के रिजल्ट के पीछे कौन सी वजह है। If rain follows a rain dance, it can't be assumed that the dance necessarily caused the rain। अब वो कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डांस जो है वो ज़रूरी हो रेन के लिए। Also complicating matter is the fact that event seldom, if ever, a high single cause, rather they have multiple causes। ए- ब- बहुत सी मल्टीपल कॉजेज भी हो सकती हैं किसी एक इवेंट की, एक इंसिडेंट की, और बात का है एक हाई लेवल कॉज भी हो सकती है कि सिर्फ यही इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन सच एज व्हाट काजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये सवाल किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर कॉजेज, वर्ल्ड वॉर जो जंग हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके पीछे वजह क्या थी। एंड व्हाट कॉजेज स्किज़ोफ्रेनिया, और शिज़ोफ्रेनिया की कॉजेज क्या थी। तो इन दोनों के मतलब वो सवाल कर रहा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इवन mundane questions such as why did John quit his job, जॉन क्विट ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, और why did जैन मैरी जॉन, ये कि जैन ने शादी क्यों की जॉन के साथ। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन है, इसको आप बेशक इस पैराग्राफ को ना कीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, एक मरतबा रीडिंग ले ले।
नो सर, कोई नहीं। अ, सर ने ये कहा था मेरा ख्याल कि जी आप 5 मिनट पढ़ लें, सर बोल नहीं रहे या आवाज नहीं आ रही। सर मैंने बताया कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, चलें जी, फिर आगे पढ़ते हैं। द assumptions of determinism, because a main goal of science is to discover lawful relationship, क्योंकि साइंस का मेन गोल क्या है, lawful relationship को दरियाफ्त करना है। साइंस is assume that what is being investigated is lawful, कि साइंस ये मफरूज़ा कायम करती है कि क्या चीज़ को, किस चीज़ पे तहकीक की जाए जो कि लॉफुल हो। मिसाल के तौर पे जो केमिस्ट हैं वो इस चीज़ को ज्यूम करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है वो लॉफुल है, और जो फिजिक्स हैं वो इस चीज़ को ज्यूम करते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो लॉफुल है। और द अजम्पशन दैट व्हाट इज बीइंग स्टडी, ये मफरूज़ा कायम करना है कि किस चीज़ को तहकीक किया जाए, किस चीज़ का मुताला किया जाए, कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ कैजुअल लॉ, इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कैजुअल लॉ के जरिए। इज कॉल्ड द डिटर्मिनिज्म, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। टेलर डिफाइंड डिटर्मिनिज्म एज द philosophical doctor- doctrine that the state that for everything that ever happened there are conditions such that given them nothing else could happen। अब वो कह रहा है कि टेलर ने ये कहा कि जो फिलोसफिकली हम डिटर्मिनिज्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें कोई चीज़ हो सकती है किसी भी गिवन स्टेट के अंदर और कभी भी हो सकती है। The determinism then assumed that everything that occurs in function of a finite number of causes, and that if these causes were known, an event could be predicted with complete accuracy। अब वो कह रहा है डिटर्मिनिज्म जो होता है वो इस चीज़ को मफरूज़ा बनाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी फंक्शन के अंदर अगर वो कुछ होती है तो उसके पीछे कॉजेज जो होती हैं वो फिनेट नंबर है। फिनेट नंबर क्या है कि 5 7 जिसको हम अकाउंट कर सकें, मल्टीपल नहीं है, या जिसको हम अकाउंट ना इनफिनिट नहीं है। दैट इफ़ दीज कॉजेज वर नोन, अगर हमें इन कॉजेज के बारे में पता होगा तो हम किसी भी इवेंट के बारे में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उस इवेंट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कंप्लीटली एक्यूरेसी के साथ। ये सारी चीज़ बस इतना ही कर लें, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ ऊपर बताई है वो ही बेसिकली है।
The assumption underlying weather prediction, however, is determinism. All science assume determinism. अब एक दो लोग अभी आना चाहते हैं, चलो इन्हें ले जाए। उसके बाद आ गया जी रिविजन्स ऑफ रिविजन्स इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ साइंस। जो साइंस का ट्रेडिशनल व्यू है उसकी हम रिवीजन करते हैं। अगर आप रिवायती तौर पे देखें तो साइंस के बारे में ये कहा जाता है कि जी साइंस इन्वॉल्व्स एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, कि जो चीज़ें नज़र आती है साइंस उस पर मुश्तमिल है। थ्योरी फार्मूलेशन, उसके बाद जो चीज़ें हमें नज़र आती है हम उसके मतलब एक अपना बयानिया बयान कर देते हैं, थ्योरी बयान कर देते हैं। उसके बाद थ्योरी टेस्टिंग, फिर थ्योरी की टेस्टिंग होती है, फिर थ्योरी को रिवाइज किया जाता है अगर थ्योरी के अंदर कोई गलतियाँ हो। प्रिडिक्शन, कि जी हम मफरूज़ा कायम करते कि आने वाले वक्त में इससे क्या हो सकता है। कंट्रोल, फिर हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जी हम कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर अगर यही काम करें तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। द रिसर्च फॉर लॉफुल रिलेशनशिप एंड अजम्पशन ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो और इसके साथ साथ हम लॉफुल जो रिलेशनशिप है उसके मतलब जानने की कोशिश करते हैं, और जो मफरूज़ा होता है डिटर्मिनेशन का से मुतल्लक उसको जानने की कोशिश करते हैं। सम प्रोमिनेंट फिलोसफर्स ऑफ साइंस however टेक इशू with at least some aspect of the traditional view of science। अब कुछ जो मशहूर फिलोसफर्स हैं साइंस के, ताहम वो अभी तक टेक इशू, उन्होंने इस चीज़ पे इशू उठाया है विद द लीस्ट सम एस्पेक्ट, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल व्यू के पहलू हैं साइंस के जिन पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। अमंग देम आर कार्ल पोपर एंड थॉमस कोहोन। ये दो बंदे हैं उनमें से जिन्होंने इस इशू पे बात की है। कार्ल पोपर डिसएग्री विद द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस। जो रवायती तौर पे पहले साइंस को बयान किया जाता था उससे वो डिसएग्री करते हैं इन टू फंडामेंटल वेज, दो बुनियादी उसूलों के मुताबिक। फर्स्ट ही डिसएग्री द साइंटिफिक एक्टिविटी स्टार्ट विद एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। वो पहली इस चीज़ से इनकार करते हैं कि जो साइंटिफिक एक्टिविटी है वो वहाँ से शुरू होती है। हम कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ को किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर द क्लासिकल व्यू ऑफ साइंस इम्प्लाइज दैट साइंटिस्ट वंडर अराउंड मेकिंग ऑब्जर्वेशन। अब अपने इर्द गिर्द साइंटिस्ट जो होते हैं वो हैरानगी के साथ ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, देन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, फिर कोशिश करते हैं उसको बयान करने की, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व, जो उन्होंने देखा होता है। प्रॉपर शोड द प्रॉब्लम विद सच अ व्यू। प्रॉपर ने ये प्रॉब्लम इस नज़रिए के साथ बयान की। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये जो स्मॉल पैराग्राफ दिया गया है, एग्जाम्पल है। So far, Popper साइंटिफिक एक्टिविटी स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। हम ये कह सकते हैं साइंटिफिक एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट होती है किसी मसले की वजह से, ना कि ये कि हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया। जैसे कि ट्रेडिशनल व्यूज वाले कहते थे किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं उसके मतलब हम थ्योरी देते हैं, वो कहता है ऐसा नहीं होता, बल्कि पहले मसला आता है फिर हम हैरानगी के साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, फिर उसकी बेस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसकी बेस पे कोई बात करते हैं, थ्योरी देते हैं। एंड द प्रॉब्लम डिटरमाइंस व्हाट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट विल मेक। और जो इसने कहा प्रॉपर ने कि साइंटिफिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम ही हमें इस काबिल बनाती है कि हमने किस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन करनी है और कितनी करनी है और किस तरीके की करनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रपोज सोल्यूशन। और फिर अगला मरहला जो होता है इसका मसले का हल होता है। एंड देन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द फॉल्ट। और फिर हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो खामियां हैं उसको फाइंड आउट करें विद द प्रपोज्ड सोल्यूशन, और साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताएं। Proper saw scientific method as involved in three stages.
उसने साइंटिफिक मेथड को 3 स्टेजेस में डिफाइन किया। पहली स्टेज प्रॉब्लम है, दूसरी में वो बयान कर देता है जो भी उसने ऑब्जर्व किया था, थ्योरी, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। एंड थर्ड स्टेज जो है वो क्रिटिसिज्म, वो कहता है कि जी ये बेसिकली साइंटिफिक की स्टेज है या साइंटिफिक एक्टिविटी इस तरह से होती है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। है किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। प्रिंसिपल ऑफ falsifiability. Falsifiability, according to proper the demonstration criteria area that distinguish a scientific theory from a non-scientific theory is the principle of falsifiability। अब वो कह रहा है जो falsifiability है, इस तरीके से हम एक जो क्राइटेरिया है साइंटिफिक थ्योरी का और नॉन साइंटिफिक थ्योरी का, उसके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। अ साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी रिफ्यूटेबल, और साइंटिफिक थ्योरी जो होती है वो दोबारा से रिफ्यूटेबल होती है, ये फ़ायदेमंद होती है। और कंट्ररी टू व्हाट मैनी बिलीव, बहुत से लोगों का इस चीज़ को मानना है, इफ एनी कंसीवेबल ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड टू एग्री विद द थ्योरी, अगर वैसी ही मिलती जुलती ऑब्जर्वेशन आप कर लें जो कि थ्योरी के साथ मैच कर रही हो, द थ्योरी सॉरी, अगर तो आप यानी कि जो ऐसी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जो थ्योरी से मिसमैच कर रही है, तो आपकी जो थ्योरी होगी वो वीक हो जाएगी, वो स्ट्रोंग नहीं रहेगी। प्रॉपर स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम क्रिटिसाइजिंग द थ्योरीज ऑफ फ्राइड एंड एडलर, उसने बहुत सा वक्त जो है वो गुजारा तनकीद करने में फ्राइड और एडलर की थ्योरी पर, फॉर एग्जैक्टली दिस रीजन, इस वजह से। दिस इज बिकॉज द थ्योरीज आर वैग्यू, उनकी जो थ्योरी थी वो वादिया नहीं थी। तो नो मैटर व्हाट हैपन वेरिफिकेशन इन, और उनकी वेरिफिकेशन के लिए क्या होता कैन लाइकली टू बी क्लेम्ड, कि यानी कि कोई ये क्लेम नहीं किया कि उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता था, जो फ्राइड ने थ्योरी दी या एडलर ने दी। अब फ्राइड कह रहा था अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट होते हैं, अब उधर तक तो कोई देख नहीं सकता, ऑब्जर्वेशन उधर तो हो नहीं सकती। प्रॉपर contrasted such theories with that of Einstein, which predict precisely what should or should not happen, कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, if the theory is correct, अगर थ्योरी करेक्ट है। Thus Einstein theory ही अनलाइक द थ्योरीज ऑफ फ्राइड, वो फ्राइड की थ्योरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंड एडलर वाज रिफ्यूटेबल एंड देयर फॉर साइंटिफिक फॉर प्रॉपर, इसको आप बेशक ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको स्किप कर दें। प्रिडिक्शन का आपको पता, मैंने पहले बता दिया है कि आप तो पहले से एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, जिसकी प्रिडिक्शन ये वाला देख लीजिएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास आज हमने इतना ही करना है, कल को हम कोहन का पढ़ लेंगे। आज जो ऊपर का है वो सारा आप पढ़ के देख लें, इसमें अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी पैराग्राफ में तो वो पूछ लें, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पढ़ें इसको जरा। सीआर है क्लास में? सीआर यस सर। क्लास में है? आप सीआर हैं? तो सर मुझे लगा आपने कहा कोई कंफ्यूजन है। मैं पूछ रहा हूँ सीआर है कोई क्लास में? पिछली 3 क्लासेस से आपका सीआर जो है वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा। ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा कि जी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे। गाँव गए हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। वो जहाँ भी गए हुए हैं नेट अवेलेबल है नहीं है, इस तरह की इस मतबा यूनिवर्सिटी ने कोई भी आपको
जो एक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं की, रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने कहा है जो क्लास में है उनकी अटेंडेंस लगाएं, जो नहीं है उनकी ना लगाएं। आजकल के दौर में तो हर जगह नेट पहुंच जाता है। ये ट्रेन में बैठी हुई हैं। पढ़ें इसको, अगर कोई कंफ्यूजन है वहाँ से पूछे, पैराग्राफ बताएं, मैं उसको दोबारा से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर देता हूँ। इस क्लास में कोई ईमानदार बंदा हो, है कोई ईमानदार बंदा? बड़ी खुशकिस्मत क्लास है कि कोई भी ईमानदार बंदा नहीं है। शकील, शकील, शकील अहमद क्लास में है कि नहीं है, कि सिर्फ वैसे ही ऑन है? अली हमजा, हाँ जी सर। अब बेटा जिन आप 42 स्टूडेंट्स जो आपके सामने हैं ना, इनकी अटेंडेंस लगानी है आपने। स्क्रीनशॉट ले लें इनका। सर 43 है टोटल। वो इंक्लूडिंग माई सेल्फ है 43। आपकी भी अटेंडेंस ले लूँ सर? चले मेरी भी लगा लें। चलो सर मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट। और आपने उसको अरेंज करके मुझे सेंड करने हैं। ठीक है सर। ग्रुप के अंदर सेंड कर दीजिएगा।